हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से होगा शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले सहित अन्य फैसलों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेश खुल्लर ने प्रदेश में 30 नवंबर से शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए रोहतक के गोहाना स्टैंड पर स्थापित किया गया स्मॉग टावर। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 24 घंटे काम करेगा टावर। और पंचकुला और अंबाला में प्रथम चरण के राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने बढ़िया आयोजन के लिए सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक के दौरान इस फैसले सहित कुछ अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए में शामिल अहेरिया, हेरी, तूरी इत्यादि जातियों को हरियाणा अनुसूचित जातियों वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय किया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कैंसर के तीसरे और चौथे चरण के मरीजों को वित्तीय सहायता देने को भी मंजूरी दी है। कैंसर के तीसरे और चौथे चरण के रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन के समान मासिक पेंशन दी जाएगी। 1 जनवरी 2024 से उन्हें 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कैंसर के मरीजों को ये राहत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख से कम है। मंत्रिमंडल द्वारा जीएसटी प्रणाली से पहले के बकाया वैट के मामलों के निपटान के लिए एक मुश्त समाधान योजना को मंजूरी देने सहित कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रमुख प्रिंसिपल सचिव राजेश खुल्लर ने प्रदेश में 30 नवंबर से शुरू होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक की। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक के दौरान प्रशासनिक सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। राजेश खुल्लर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंच करना है जो अभी इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 6,573 स्थानों पर ये यात्रा जाएगी। लोगों को स्थानीय भाषा में सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सकारात्मक प्रभाव से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल होगी। रोहतक शहर के गोहाना स्टैंड पर स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस टावर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल और निगम के संयुक्त सचिव विजय मलिक भी उपस्थित रहे। इस टावर को एक निजी कंपनी ने स्थापित किया है। ये स्मॉग टावर अपने आसपास के क्षेत्र की प्रदूषित हवा को साफ हवा में बदलने का कार्य करेगा। इस टावर की क्षमता 1 लाख क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। स्मॉग टावर के अंदर 5 फिल्टर लगे हुए हैं। हवा इन 5 में से होकर निकलेगी। अगर हवा का AQI 300 है और ये स्मॉग टावर उसका AQI 200 कर देगा। स्मॉग टावर 24 घंटे और 7 दिन लगातार बिना किसी रुकावट के चलेगा। इस दौरान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इस टावर के लगने से लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और वे शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि विशेषकर सर्दी के मौसम में धुआं नीचे आ जाता है जो सांस से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन अब इस टावर के लग जाने से आसपास के क्षेत्र में वायु शुद्ध होगी और लोग प्रदूषण व बीमारियों से बच पाएंगे। के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है लगभग जो है इंस्टॉलेशन मिलाकर के लगभग 20 लाख के करीब इसमें खर्चा आया है और 1/3 ऑफ द पार्ट अगर पॉल्यूशन 300 होगा तो वो 100 उसको साफ कर देगी, 200 के करीब बचेगा। लेकिन हम फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सभी का हमारा कर्तव्य बनता है रोहतक को हरा भरा रखें,
रोहतक को जो उसकी रोहतक की हवा को स्वच्छ रखें। सभी साथियों के मिलकर के हमें काम करना पड़ेगा, हर एक नागरिक को। और मुझे पूरी उम्मीद है ये स्मोक टावर जो है रोहतक के लिए वरदान होगा। स्वच्छ हवा, साफ सुथरी हवा के लिए लाला लाजपत राय चौक गोहाना अड्डा पर जो एक इन्होंने 18 लाख के करीब 20 लाख के करीब इन्होंने मशीन लगवाई है और शुद्ध हवा मिले, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करूँगा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने पूरे देश को अशुद्ध कर दिया था। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण के राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 2200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें कुल 24 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें से वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और हॉकी के मुकाबले पंचकुला में खेले जाएंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विभिन्न जिलों की टीमों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का प्रथम चरण 28 नवंबर से 30 नवंबर तक पंचकुला में होगा, जबकि दूसरा चरण 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक जिला करनाल, रोहतक, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन देकर देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। मैं सभी खिलाड़ियों से आह्वान करूंगा कि अपनी बेस्ट जो उनका श्रेष्ठ है वो प्रदर्शित करने का प्रयास करें। हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। खेल के अंदर एक व्यक्ति की हार होती है, एक की जीत होती है, लेकिन जीत से हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। हार से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि और वो संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगली बार मैं जीत करके जाऊँगा। सरकार की तरफ से जो विभिन्न कदम खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो किए जा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। और आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश खेलों का हब बन चुका है। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकार की नीतियों के कारण आज खेलों को काफी बढ़ावा मिल रहा है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिल रहा है। एथलेटिक्स 800 मीटर की रेस में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूं और मैं यहां पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को करना चाहती हूं कि वो किस तरीके से हमें हमारे हर एक स्पोर्ट्स में हेल्प करते हैं। कुछ समय पहले ही एक महान हमारे जैवलिन थ्रो के एथलीट थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड लाकर देश का नाम रोशन किया था। और अब मैं भी और हम सब भी यहाँ पर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी इसी तरीके से मेहनत करके देश का नाम रोशन करेंगे। हॉकी हमारे देश की शान और यान है और मैं यहाँ करनाल से आई हूँ। पंचकुला स्टेट लेवल के स्कूली स्टेट लेवल के खेलों में मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत अच्छा करूँगी। और थैंक यू सरकार को कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधाएं कर रही हैं हमें खाने के लिए, और स्टे और खाना यहाँ बहुत अच्छा है। केंद्रीय सरकार बहुत ही बढ़ावा दे रही है खेलों को और मैं हॉकी खेलती हूँ और मैं हॉकी को बहुत ही अच्छा गेम मानती हूँ। आगे जाके बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। अंबाला छावनी के वार हीरो स्टेडियम में आज से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस दौरान अंबाला में स्विमिंग, जिम्नास्टिक और फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खेल विभाग के उपनिदेशक मैरी मसीहा ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए करीब 1400 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा है। हरियाणा सरकार की अच्छी खेल नीति की बदौलत प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है।
यहाँ पे 3 दिवसीय जो खेल महाकुंभ के रूप में खेले जाएंगे, खेल वो स्विमिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स है और इनमें 1400 प्लस के बच्चे यहाँ पे खेलने आए हैं। ये ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट है। सरकार द्वारा ये जो खेल नीति अपनाई गई है इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत फायदा आ रहा है। जैसे हमारी स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं, अकेडमीज चलाई जा रही हैं, एक्सीलेंस सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और समय समय पर जो है स्टेडियम्स को है जो अपलिफ्ट किया जा रहा है और उनकी जो मैदानों की स्थिति है उसको सुधारा जा रहा है। इसी से जो सरकार की जो नीतियां हैं उससे खेल की भावना और बढ़ी है खिलाड़ियों में। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर व शिवानी कटारिया ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिसकी बदौलत हमारे देश के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ पदक जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री व केंद्रीय खेल मंत्री खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं और जब खिलाड़ी स्वदेश लौटते हैं तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। जिम्नास्टिक और स्विमिंग का खेल महाकुंभ का आयोजित हुआ है और मैं इसमें शपथ जो है वो ले रहा था और जो हरियाणा की तरफ से जो खेल महाकुंभ और जो अन्य खेल हैं उसके लिए बहुत अच्छे से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कैश अवार्ड दिए जा रहे हैं। जो हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं वो हमें जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक उसमें जाने से पहले भी हमें काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं और आने के बाद भी हमारा प्रोत्साहन करते हैं। तो वो बहुत एक अच्छा और बहुत इनिशिएट स्टेप्स है जो खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन करते हैं। मैं 2016 रियो ओलंपिक में भाग ले चुकी हूँ और इंडिया को साउथ एशियन गेम्स में और एशियन गेम चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हूँ। मैं हरियाणा सरकार जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स में बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दी गई है एथलीट्स को, जिसमें से कि एथलीट्स को बहुत ज्यादा कैश अवार्ड मिलते हैं जो भी पदक जीत के लाते हैं और ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे देशों के और राज्य में नहीं है। वहीं विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने बताया कि यहां पर उनके लिए रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की जमकर सराहना की। जिम्नास्टिक्स एक प्लेयर हूँ और इसी हॉल में प्रैक्टिस करता हूँ। रिसेंटली हमारा नेशनल गेम्स हुआ था जिसमें हमने टीम पोजीशन 3rd पोजीशन पर लाए हम और आज से हमारा महाकुंभ स्टार्ट है तो हम अपने ज़िला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें, क्योंकि हम अपनी टीम को एक जीत विजेता के रूप से देख के यहाँ से निकले, क्योंकि पिछली बार भी हम इसी स्टेडियम में आए थे और यहाँ पे सीनियर स्टेट चैंपियनशिप थी जिसमें भी हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ली और अब भी हम चाहते हैं कि यहाँ से हम फर्स्ट पोजीशन लेके जाएं। बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए मतलब कि स्टे के लिए भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, रहने के लिए भी, और किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही है, जो सब अच्छा लग रहा है। स्विमिंग के गेम में आई हूँ, मैंने इसमें भाग लिया है और मैं स्विमिंग के गेम में गोल्ड मेडल लेके जाऊँगी। मैं हरियाणा की खेल नीति को बहुत अच्छा मानती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हरियाणा खेलों में सबसे आगे। प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नूंह जिले के मांडीखेड़ा गांव के किसानों ने किसान उत्पादक समूह यानी FPO बनाकर कई गुना लाभ कमा रहा है। पोली हाउस ने किसान खीरे की फसल लगाकर 8 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। पोली हाउस में खीरे की फसल के अलावा चेरी टमाटर, शिमला मिर्च, खरबूजा आदि की फसल उगाई जा रही है। इसके अलावा बैंगन की खेती से भी किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर अब नूंह जिले के किसान FPO बनाकर अपनी आमद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन FPO के माध्यम से सरकार व किसानों का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। तो नेट हाउस, पोली हाउस, वॉकिंग टनल कहते हैं, उसमें जो खीरा की फसल है वो चाइनीज खीरा बोलते हैं लोग, उसको इंग्लिश खीरा बोलते हैं, यानी कि हम लोग उसे सीडलेस बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी खीरा। उसका एक सीजन में 400 से 500 क्विंटल फसल हो जाती है और ये 3 महीने की फसल होती है। 400 क्विंटल से भी लगाते हो तो तकरीबन 1200 क्विंटल खीरा एक साल में हो जाता है। और फिर हम उसका ऑन एन एवरेज अगर रेट लगाते हैं 10 रुपए किलो भी, तो 12 लाख का हो गया। और आजकल तो 15 से 20 रुपए किलो में किसान का खीरा जा रहा है। इसका मतलब कि तकरीबन किसान को 20 से 25 लाख रुपए तक की आमदनी उसमें हो जाती है। फिर इसका जो खर्चा है, जैसे लेबर है, खाद है, बीज है,
पानी है, वो सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अगर हम काट देते हैं और 12 लाख रुपए भी हम लोवेस्ट उस पर रखते हैं कॉस्ट को, तो 8 लाख के करीब शुद्ध मुनाफा किसान को इसमें 1 एकड़ की फसल में मिल जाता है। वहीं किसान उत्पादक समूह के सदस्य किसान इजहार उल हसन ने बताया कि बागवानी खेती में लागत कम होती है और मुनाफा अधिक होता है, साथ ही इसमें पानी की कम जरूरत होती है। हार्वेस्टिंग का हमने तालाब बनाया है जिसमें बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं, फिर उस पानी से हम खेती करते हैं, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और हमने यहाँ पे जितना भी हमने किया है तो सारा बारिश का पानी का सोर्स बना के हमने टैंक में हम शामिल किया है और उसको फिर हम ओपन फील्ड में और नेट हाउस में उसमें इस्तेमाल करते हैं। लोग बाग देख के आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे सरकार तालाबों पे भी अनुदान देती है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। दिल्ली में चल रहा 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल संपन्न हो गया। 14 दिवसीय इस मेले में 10 लाख से अधिक देसी विदेशी आगंतुकों और व्यापारियों ने भाग लिया। ये मेला वासुदेव कुटुंबकम विषय पर आधारित रहा। प्रगति मैदान में कल इस व्यापार मेले के अंतिम दिन लोगों में विशेष उत्साह देखा गया और लोगों ने भारी छूट के चलते जमकर खरीदारी भी की। मेले में खादी इंडिया, सरस आजीविका मेला, जीआई मंडप और तुर्की की रंगीन लैंपों में लोगों को खूब आकर्षित किया। मेले के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंडालों को प्रस्तुतकृत भी किया गया। आईटीपीओ के ओएसडी कर्नल पुष्पम कुमार ने बातचीत के दौरान कहा कि ये व्यापार मेला सफल रहा है। पूर्व सफल तौर पे सफल रहा है। नए कीर्तिमान हासिल किए हमने, कई नई चीजें हमने लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की और कई पुराने रिकॉर्ड भी हमने जोड़े। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी कल प्रगति मैदान में व्यापार मेले के दौरान हरियाणा पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ प्रगति और व्यापार की यात्रा की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। ये मेला छोटे स्वयं सहायता समूहों से लेकर बड़े उद्योगों को अपने उत्पादों का व्यापार करने का मंच प्रदान करता है। उन्होंने पवेलियन में लगाए गए सभी स्टॉलों को रुचि लेकर देखा और संचालकों से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इत्यादि उद्योगों में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। विभिन्न उत्पादों का निर्यात लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा प्रगति और विकास के राह पर गति से बढ़ रहा है। आयुष्मान भव्य प्रोग्राम के तहत सिरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालांवाली में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कालांवाली के एसडीएम सुरेश राविश ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालांवाली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया व आयुष्मान भारत के तहत अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञों टीमों द्वारा मरीजों की मुफ्त जांच की गई। वहीं इस मेले में आए हुए सभी पात्र मरीजों का आयुष्मान भारत चिरायु योजना कार्ड भी बनाए गए। सुविधाएं मिल सके, उनका एक हेल्थ कार्ड बनाया गया है, आयुष्मान कार्ड। एक ये अनोखी योजना है जिसका काफ़ी जो है हरियाणा वासी लाभ उठा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति जिसका महंगा इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक फ्री उसका होता है। तो इसी के तहत ये कैंप लगाए जा रहे हैं सीएचसी लेवल पे, जैसे पीछे भी सीएचसी लेवल पे लगा था, आज हमारी सीएचसी लेवल पे लगा। इसमें विभिन्न डॉक्टर्स, चाहे वो अग्रोहा से हैं या सिविल हॉस्पिटल सिरसा से हैं, वो आ रहे हैं। चाहे पेडिटिशियन है हमारा, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट है, स्किन के हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, डेंटल डॉक्टर्स हैं। और तकरीबन अभी तक आप देख रहे हैं कि 100 के करीब व्यक्ति इसका लाभ उठा चुके हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का लाभ उठाना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित किसी की कोई समस्या है, तो सीएचसी कालांवाली में आ जा सकता है। ये पूरा दिन ये जो है स्वास्थ्य कैंप हमारा चलेगा। स्वास्थ्य मेले में आए लाभार्थियों ने बताया कि ये सरकार की अच्छी पहल है। इन स्वास्थ्य मेलों से लोगों को काफी लाभ मिलता है। की तरफ से अनिल जी की तरफ से स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है और ये मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हुई ये देख करके भी यहाँ पे फ्री दवाई दी जा रही है। और मेडिकल कैंप में बहुत अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। और ये कैंप, ऐसे कैंपों की बहुत ज़रूरत है ताकि गरीब आदमी को सस्ते दाम पे और बढ़िया इलाज मिल सके। आयुष्मान भारत के तहत तो जो लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, उसकी लोगों को बहुत सुविधा है।
आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है इसके कारण, और दवाइयाँ भी प्रॉपर मिल रही हैं। और कैंप में जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं वो बाय हैंड ही दिए जा रहे हैं। बहुत सुविधा है इस कैंप की। अगले साल पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक गेम्स में भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपनी तैयारियों को लेकर डीडी न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। नीरज ने कहा कि ये अवसर 4 साल में एक बार आता है और परिणाम को लेकर चिंतित नहीं, बस बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं। अपनी तैयारियों को लेकर नीरज ने कहा कि वे इसके लिए अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। जो अगले साल पेरिस ओलंपिक्स हैं वही माइंड में है कि वहाँ पे बहुत अच्छा करना है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे अपनी कंट्री के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करके आएंगे। 7-8 घंटे की तो ट्रेनिंग ही रहती है, उसमें बीच में खान पान का और रेस्ट का, रिकवरी का टाइम अलग होता है। तो जो भी बीच में जो बात करनी है, कुछ और काम करना है, तो पूरा दिन ऐसे बिजी चला जाता है। काफ़ी लोग था जिनके साथ मैं बिल्कुल छोटा सा था, बड़ा हुआ हूँ, तो उन लोगों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। और उनके बीच में अगर बोली की बात करें तो उससे बेटर और क्या हो सकता है अपने गांव, अपने लोगों के बीच में जो हमने बात की आज। अपने आप को एक अपना कल्चर, अपना रूट्स जो है लोगों तक लेके जाना है, डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। वो चीज़ लोगों को दिखती है कि देखो हरियाणा के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने रूट से भी जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे वो बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो वो चीज़ भी लेके चलनी है कि जहाँ पे भी हैं हम किसी से पीछे नहीं रहना है। कहीं पे बोलने की बात आए, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो भी बोलनी है, वो भी सीखनी है, अपने आप को इतना विकसित भी करना है। और जहाँ पे अपनी बोली की, अपने रूट्स की बात आए, वहाँ पे वो चीज़ लोगों को फील भी करवानी है। देखो हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। गीता जयंती महोत्सव को भव्य और शानदार बनाने के लिए जियो गीता द्वारा गीता के विश्वव्यापी अभियान का शुभारंभ कल विज्ञान भवन से किया जाएगा। जियो गीता के संस्थापक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज ने बताया कि जियो गीत द्वारा गीता के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर कल विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, संत अवधेशानंद गिरी जी महाराज सहित चिकित्सा, शिक्षा, न्यायपालिका और व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि गीता उत्सव के दिन सभी स्थानों पर एक साथ 1 मिनट गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण किया जाएगा। ये श्लोक गीता के प्रथम, मध्य और अंतिम भाग से लिए जाएंगे। जियो गीता के आह्वान का प्रारंभ है जो दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाला है। जियो गीता की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी और देश के कुछ संत रहेंगे उसमें। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी उसमें रहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और शिक्षा केंद्रों के जो अधिष्ठाता हैं वो वहाँ रहेंगे। इस बार गीता जयंती एक व्यापक स्तर पर जियो गीता का जो आह्वान है वो गीता जयंती के दिन गीता उपदेश के समय में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करें। सिरसा जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 50% पराली जलने के मामले में कमी आई है। ये जानकारी कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने दी। उन्होंने आग नहीं जलाने वाले किसानों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 305 मामले आगजनी के सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष 160 मामले सामने आए हैं। आगजनी करने वाले किसानों पर 1,95,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है, तो वहीं 15 किसानों पर FIR दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिसका असर देखने को मिला है और किसानों ने सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाया है। पिछले साल आज तक हमारे को 305 आगजनी की घटना प्राप्त हुई थी। अब की बार उसकी एवज में सिर्फ 160 आगजनी की घटना हर शख्स से प्राप्त हुई है, जो कि हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 50% रिडक्शन हुई है। हमारे विभाग ने और प्रशासन की सहायता से
गांव वाइज टीमें गठित की गई थी जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए 10 वैन लगाई हुई थी। इसके अतिरिक्त गांव वाइज, ब्लॉक वाइज और सब डिवीज़न वाइज मॉनिटरिंग टीम लगी हुई थी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी और जो भी किसान आगजनी करता था उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। लगभग 1,95,000 किसानों को जुर्माना किया गया है और 15 FIR दर्ज की गई हैं जिला सिरसा के अंदर। मैं किसानों को धन्यवाद करता हूं विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जिन्होंने पूरा विभाग का सहयोग किया और आगजनी नहीं की। और मैं अगले साल भी उम्मीद करता हूं कि अब की बार हमने 50% रिडक्शन किया है और किसानों के सहयोग से बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया प्लान बनाकर अगले साल हम इसको 100% आगजनी को कंट्रोल करें। गुरुग्राम में कल आयोजित नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर ये सुनिश्चित हो गया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी। आप देखना, आपके सामने है। कांग्रेस जो गारंटी आजकल देती फिरती है, कांग्रेस की गारंटी है कि वो 3 दिन तक लाइन में खड़ा करके गैस का सिलेंडर देती है। और मोदी की गारंटी है कि उसके घर में अगर गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो तुरंत गैस के एजेंसी का मालिक उसके घर में गैस का सिलेंडर लेकर के पहुंच जाता है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि मेरी माताएं बहनें, मैं देखता था हरियाणा के अंदर 1-1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी लेकर के पीने का आती थी। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरी माता बहन को आज सर के ऊपर मटका लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की काम वो नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। वहीं पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनसे उनकी आमदनी में काफी वृद्धि हुई है, जबकि कांग्रेस ने कभी भी किसानों के लिए काम नहीं किया। किसानों को खुशहाल, किसानों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 12.5 करोड़ किसानों के खाते के अंदर एक साल में 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसानों के MSP को लगातार बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर DAP और यूरिया का भाव देखें कि वो 1200 से डबल 2400 रुपए पे चला गया है, परंतु उसके ऊपर सब्सिडी दे करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसानों को कंट्रोल रेट के ऊपर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मेरा किसान अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर बेच सके, आसानी से बेच सके, उसको लाभकारी मूल्य मिले। किसान रेल चलाने का पहली बार काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। राजधानी दिल्ली में कल खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कट लोगों और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में पैरा गेम्स की कमी महसूस की जा रही है। ये पहला संस्करण है और इन खेलों का आयोजन और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। पैरा गेम्स एक बहुत महत्व रखती है, इसलिए क्योंकि सोच बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार MP बना, तब से लेकर कई वर्षों तक
एक शब्द सुनने को आता था दुनिया भर में, डिसेबल्ड या विकलांग। मोदी जी ने आकर उस शब्द को ही नहीं, सोच को बदला है, दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड कहना शुरू किया। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, शब्दों के साथ साथ सुविधाओं का बदलाव भी था। एंड खेलो इंडिया actually was missing the para games for last few years. If you look at from 2018 till today, we had 11 Khelo India games, which had 5 Khelo India youth games, 3 Khelo India university games and winter games. So in a way para was missing, और मोदी जी ने कहा जब बाकी हो रहा तो पैरा गेम्स भी होनी चाहिए, और आज आपके सामने लोगो और मैस्केट लॉन्च हो गया है और 11 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को प्रबल करना और पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध करवाना है। Are not just about competition, they are also about celebrating the spirit of sportsmanship. They are about creating a platform for our para athletes to connect with each other, to share their experience, to learn from each other, and to have a better competition at home and to prepare for the international games. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।